एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि यह बिल अधिवक्ताओं का या लीगल प्रोफेशनल्स के ऑटोनॉमी के खिलाफ है, जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, जिसका हर हालत में गंभीरता से विरोध किया जाना और इसके खात्मा के लिए संघर्ष पथ पर चलते रहना हमारा दायित्व बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी है। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी तक एडवोकेट एक्ट 1961 हमारे बीच था और है। अधिवक्ताओं की आवाज को बंद करने के लिए जो अमेंडमेंट बिल आया है उसमें एक क्लॉज है 35A। उस 35A क्लॉज के तहत एडवोकेट्स या एडवोकेट एसोसिएशन को हड़ताल पर जाने से या कोर्ट से अपने आप को एब्सटेन रखने से वंचित करने की बात की गई है। क्योंकि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो यह इनडिसिप्लिन का मामला माना जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आपका वकालत का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जहाँ तक हड़ताल या कोर्ट से एब्सटेन होने का सवाल है तो यह हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ बैरिस्टर डॉक्टर फैजुद्दीन ने उस समय जो रॉलेट एक्ट 1919 में जो गलत कानून लाए गए थे उसके माध्यम से, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को उसको अरेस्ट किया जा सकता था, डिटेन किया जा सकता था, उसके खिलाफ डॉक्टर सैफुद्दीन ने, जो बैरिस्टर थे उस समय के, जो हिंदुस्तान में अदालतें थी, हिंदुस्तानी वकीलों के माध्यम से हड़ताल का आह्वान किया था और व्यापक पैमाने पर लोगों ने कोर्ट का बायकॉट किया था। मतलब ये कि ये हमारा हड़ताल का अधिकार होने वाले अन्याय के खिलाफ हड़ताल में जाना या कोर्ट की कार्यवाही से अपने आप को अलग रखने की बात हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में भी स्वतंत्रता आंदोलन की जब हम लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, उस समय भी अंग्रेजों के द्वारा जब गलत कानून लाया गया तो उसका खिलाफत हमारे वकील पूर्वजों ने किया। तो आज हमारी आवाज़ को दबाने के लिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो बार काउंसिल है उसके ऑटोनॉमी को समाप्त करने की बात है और उसी के माध्यम से जुडिशियरी का, न्यायपालिका का जो इंडिपेंडेंस है उसको समाप्त करने की बात की जा रही है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो आया है, इसके माध्यम से जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जो बार एसोसिएशंस हैं, उनकी ऑटोनॉमी को समाप्त करने का और उसी के माध्यम से न्यायपालिका को, जुडिशियरी को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। जो कि जुडिशियरी हमारे लोकतंत्र का तीसरा खंभा है। जुडिशियरी के कमज़ोर होने पर हमारा लोकतंत्र प्रभावित होगा। लोकतंत्र के प्रभावित होने से न सिर्फ हमारा संविधान प्रभावित होगा बल्कि देश की आज़ादी भी हमारी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अधिवक्ताओं के हड़ताल के अधिकार को या कोर्ट से एब्सटेन करने का जो अधिकार है, इसको लाकर सरकार हमारी आवाज़ को, सरकार के खिलाफ, हमारे जो लोगों के खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ अधिवक्ताओं के द्वारा उठने वाली आवाज़ को, उठाए जाने वाली आवाज़ को ये रोकने का प्रयास है, जिसका हम विरोध करते हैं। और इसी तरह सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल में इस बात का भी प्रोविज़न किया है कि इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड कम से कम 3 लोग होंगे, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल और अन्य लोग भी हो सकते हैं, जिनको लाकर इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है बार का उसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को लाकर उसकी स्वतंत्रता को खत्म करने का प्रयास है। क्योंकि जो भी देश के पैमाने पर मुकदमे होते हैं, आज पूरे देश के पैमाने पर 4 करोड़ मुकदमे लंबित हैं न्यायपालिका में, उसमें अधिकतम केसों में सरकार एक पक्ष होती है। यानी सरकार के खिलाफ भी हम अपने वकील की ओर से केस लड़ते हैं और जब सरकार का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ होगा और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश बार एसोसिएशन पर जब बाइंडिंग होंगे, उसको हम जब मानने के लिए मजबूर होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो इंडिपेंडेंसी है, जो हमारी स्वतंत्रता है,
वो समाप्त हो जाएगी, और जब समाप्त हो जाएगी तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम दूसरों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़के उन्हें न्याय दिलाते हैं, लेकिन अगर हम ही अन्याय का शिकार अगर हो गए, हमारी ही आवाज़ को अगर बंद कर दी गई, तो हम दूसरे के लिए, आम आवाम के लिए, जिनके साथ अन्याय हो रहा है देश में या आने वाले दिनों में जिनके साथ अन्याय होगा, उनके लिए हम क्या लड़ेंगे। और जो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उस इम्पोर्टेंट मुद्दा में ये है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो चाहे तो अपने स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को इनफेक्टिव कहकर उसको टर्मिनेट कर सकती है और उसके जगह पर दूसरा एडहॉक अरेंजमेंट कर सकती है। तो जो एडवोकेट्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हटा के और सरकार के द्वारा या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ही लीडरान के द्वारा अगर थोपा जाता है, तो निश्चित रूप से यह भी एक गलत कदम है। संगठन में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इसका भी हम विरोध करते हैं। हमारे अगेंस्ट में रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कोई बोर्ड गठित किया जाएगा। हमारे अगेंस्ट में कोई कंप्लेन किया जाता है तो उसकी जांच की जाएगी, और उसके माध्यम से हमें जो लाइसेंस मिला है प्रैक्टिस का, उसको ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम पर कोई केस हो जाता है, क्रिमिनल केस अगर है, उसकी कार्रवाई चल रही है, तो उस अवधि में हमको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। अगर किसी तरह के हमारे खिलाफ कंप्लेन के कारण किसी क्रिमिनल केस में हमें 3 साल की सज़ा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो कहीं भी अगर अन्याय हो रहा हो तो न्याय की बात जरूर आनी चाहिए, अमेंडमेंट फॉर बेटरमेंट होना चाहिए। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, यह अमेंडमेंट बेटरमेंट के लिए नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, हमारे इंडिपेंडेंसी को, हमारी ऑटोनॉमी को, जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जुडिशियरी है, उसको समाप्त करने के इरादे से मोदी सरकार ने लाया है। ऑल्दो हमारे हिंदुस्तान के पैमाने पर अधिवक्ताओं के द्वारा जो प्रोटेस्ट हुआ है, उस प्रोटेस्ट के कारण 22 फरवरी को लॉ मिनिस्टर ने इसको केप्ट ऑन होल्ड रखा है, जबकि विथड्रॉल की बात चल रही है, लेकिन वो विथड्रॉल नहीं है, इसको होल्ड पर रखा गया है और 28 फरवरी तक पब्लिक डोमेन में इसको रखा गया था। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यह फिर बिल पार्लियामेंट में आएगा। इसलिए अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक हो गया है कि इस लड़ाई के लिए जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हड़ताल का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी हमारे पूर्वजों ने अपने संघर्ष के बल पर जिसे स्थापित किया है, उसके खिलाफ आने वाले दिनों में जो गंभीर चुनौती हमारे सामने है, जो बड़ी लड़ाई है, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। चूंकि सरकार के द्वारा बिलों को वापस लेना और फिर अचानक, चूंकि पार्लियामेंट में बहुमत है, सांसदों को, विपक्षी सांसदों को टर्मिनेट कर देना, सदन से आउट करा के 1-2 दिन के बहस में, घंटा 2 घंटा के बहस में बिल को कानून के रूप में पारित करके राष्ट्रपति के यहाँ भेजकर वहाँ दस्तखत करा के कानून बना दिया जाना मोदी सरकार के लिए यह नई बात नहीं है, यह लोग देख चुके हैं। अधिवक्ताओं के लिए यह चुनौती है कि जो अधिकार हमारे अधिवक्ता पूर्वजों ने हमें दिया है, रिले रेस का डंडा जो हमें थमाया था, उस डंडे को लेकर मंजिल तक पहुंचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसके लिए हमें संघर्ष में रहना होगा, क्योंकि संघर्ष ही किसी संगठन की आत्मा होती है। अगर हम संघर्ष से मुकर जाएंगे तो हमारा संगठन मर जाएगा, और हमारा संगठन अगर मर जाएगा तो फिर हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा। अधिवक्ताओं का जब पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के समय उनका पूरा सर्टिफिकेट जाँच करके और तब उनका रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अभी 10 साल पर, 5 साल पर उनका सर्टिफिकेट की जांच की बात चल रही है और उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो अधिवक्ताओं का सर्टिफिकेट जो कि जांच के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है, 30 साल 35 साल के प्रैक्टिस में होने के बाद सर्टिफिकेट को कौन संभाल के रखता है। लेकिन आज उसके जांच की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ा हुआ एक मामला जो हम आपसे कहना चाहेंगे कि 2016 में ही एक आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज के द्वारा 1978 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन में जो पास आउट किए थे, उसको लेकर उसने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से मांग किया था कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट करें कि हमको 1978 के ग्रेजुएट्स का जो पास आउट का जो लिस्ट है उसको दिखाया जाए। उसके रिक्वेस्ट पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया था कि
इनको 1978 का जो ग्रेजुएशन का जो पास आउट का लिस्ट है उसे दिखाया जाए। लेकिन उस लिस्ट को दिखाने के बदले दिल्ली यूनिवर्सिटी न जाने उसकी क्या मजबूरी थी, वो दिल्ली हाई कोर्ट गई और दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चली, जिसमें भारत के सॉलिसिटर जनरल ने उसमें बहस किया दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से, और वो मामला अभी ऑर्डर पर रखा गया है। देखना है आने वाले दिनों में उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या फैसला देता है। वो फैसला अगर आता है तो निश्चित रूप से 1978 की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आउट का जो रिकॉर्ड है उसको अगर देखने का मौका मिलेगा तो पता चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ा हुआ ये मामला है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सही है या गलत है, यह लोगों को जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों को भ्रम है कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी डिग्री फर्जी है या सही है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ ये मामला है, उससे अगर कोई जानना चाहता है, उसकी सत्यता प्रमाणित होने की बात अगर आती है तो निश्चित रूप से हर संगठन को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार के एक मंत्री का बिहार यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से लॉ का जो डिग्री था वो फर्जी डिग्री था, जिसका जांच होने के बाद जब पता चला कि वो डिग्री फर्जी है तो दिल्ली सरकार के मंत्री को रिजाइन करना पड़ा था। जब एक मंत्री की डिग्री, जब दिल्ली सरकार के मंत्री की डिग्री की जांच हो सकती है, फर्जी डिक्लेयर होने पर उसे मंत्री पद को छोड़ना पड़ता है, सदन से बाहर जाना पड़ता है, तो किसी भी संवैधानिक पद पर होने वाले व्यक्ति के संदर्भ में अगर उसकी डिग्री से संबंधित कोई जांच का मुद्दा आता है तो निश्चित रूप से हर संस्थान को सपोर्ट करना चाहिए और सत्यता को सामने लाना चाहिए। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर बार में भी इसके लिए एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम इस पर एक जुलूस निकाले थे, और उस दिन जुलूस के क्रम में जाकर जो इस बिल की कॉपी थी उसे जलाया गया था। लेकिन आगे के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है उस कार्यक्रम में 7 मार्च को एक कोर्ट कैंपस से खुदीराम बोस कैंपस तक प्रोसेशन का जो अधिवक्ता हैं यहाँ के, उनका एक प्रोसेशन जाएगा जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध करेगा और उस बिल की प्रति को वहाँ जलाएगा और सरकार से मांग करेगा कि इसका खात्मा किया जाए।